press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो व्यूअर, वेलकम टू राजू सेन गुप्ता क्लासेस। मैं रश्मि। तो चलिए आज का वीडियो क्या है, ये है डिटरमाइनिंग फैक्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट जो पहले पढ़ा रहे थे, यही है। इसमें हम पिछले वीडियो में आपको मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल पढ़ा चुके थे और रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा बाकी रह गया था, तो आज उसी को बता दे रहे हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। यहाँ देखिए दो डिफिनीशन हम एक इंग्लिश में और एक हिंदी में लिख दिए हैं। ये जो डिफिनीशन है ये ऊपर में ये केन्स दिए थे। केन्स क्या बताए थे? इंटरेस्ट इज द रिवार्ड फॉर पार्टिंग विथ लिक्विडिटी फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, या फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। इंटरेस्ट इज द रिवार्ड फॉर पार्टिंग विथ लिक्विडिटी फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड, या निवेश किए जाने वाले धन की लागत को ही ब्याज कहते हैं। देखिए इसको हम लोग इस तरह से समझते हैं। मान लीजिए कि कोई इन्वेस्टर है, कोई प्रोड्यूसर है, तो वो अपना पैसा कब इन्वेस्ट करेगा? तो देखिए कब, जब उसको उससे फ़ायदा होगा। एक तो इन्वेस्टर के पास पैसा नहीं होता है, तब वो क्या करता है, किसी से पैसा लेगा, उधार लेगा और उसको बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा, ठीक है, या प्रोडक्शन में इन्वेस्ट करेगा। तो उस समय क्या होगा, उसको उधार लिए गए जो अमाउंट है उस पर उसको इंटरेस्ट पे करना होगा, जिससे भी उधार लेगा। तो क्या चाहेगा कि हम जो किसी से पैसा उधार लिए हैं उसमें जो हमको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तो उससे ज़्यादा हम कमाएं, तभी तो हम किसी से पैसा उधार लेकर के बिजनेस में लगाएंगे। साधारण सी बात है, जब हम कोई बिजनेस करते हैं, अगर अपना पैसा से करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि अगर हम अपने पैसा से कर रहे हैं तो इस पैसा से हम कितना कमाएं, ज़्यादा कमाएं, कि या तो हम इस पैसा को उठा के बैंक में रख दें या कोई बॉन्ड खरीद लें, तो उससे हमको कितना रिटर्न आएगा और बिजनेस से कितना रिटर्न आएगा, इस दोनों में हम तुलना करते हैं। कोई भी हम हो, कोई भी प्रोड्यूसर हो, कोई भी इन्वेस्टर हो, वो क्या करता है, दो चीज़ सोचता है। या तो वो उधार लेकर के पैसा लगाता है बिजनेस में, तो उधार जो लेता है उस पैसे पे उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, तो चाहेगा कि हम जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उससे ज़्यादा हम कमाएं। या अगर हम अपना खुद का पैसा, प्रोड्यूसर अपना खुद का पैसा, इन्वेस्टर अपना खुद का पैसा इन्वेस्ट करता है, तो ये चाहेगा कि हम अगर इसको बॉन्ड खरीदते या बैंक में रखते तो उससे जो हमको फ़ायदा होता है उससे ज़्यादा फ़ायदा हमको बिजनेस से या प्रोडक्शन से या इन्वेस्टिंग बिजनेस से हमको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले, तभी हम बिजनेस में पैसा लगाएंगे या इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा, ठीक है। समझ लिए? फिर से एक बार समझ लीजिए कि प्रोड्यूसर क्या चाहेगा, इन्वेस्टर क्या चाहेगा। या तो उधार लेकर के जब वो पैसा लगाएगा तो जो इंटरेस्ट है उससे उसको ज़्यादा फायदा हो, या अगर वो अपना पैसा लगाता है तो उसमें बैंक इंटरेस्ट से या कोई बॉन्ड से उसको जो पैसा रिटर्न आने वाला है उससे ज़्यादा रिटर्न बिजनेस से आए, तभी वो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करे। इन्वेस्टर क्या करता है, हमेशा ये तुलना करते रहता है कि जो कैपिटल हम लगा रहे हैं उसका उत्पादकता यानी कि एमईसी जो है वो और रेट ऑफ इंटरेस्ट में कैसा रिलेशन है। हमेशा ये प्रोड्यूसर इसके हिसाब से ही वो पैसा इन्वेस्ट करता है। तो देखिए इसको हम लोग इस तरह से समझ लेते हैं। अगर पूंजी की कुशलता या मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, एमईसी क्या है, यहाँ ये पहले भी बता चुके हैं। देखिए एमईसी क्या है, ये है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, ठीक है। ये क्या है, ये अगर ज़्यादा होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट से, यानी कि बिजनेस में जो रिटर्न आ रहा है हमको, बिजनेस में जो कैपिटल हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी कि उसका लिक्विडिटी, पूंजी में क्या होता है, लिक्विडिटी होता है, तरलता होता है, ठीक है। तो ये एक लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी है, ये हम आपको बाद में किसी दिन वीडियो बना के बताएंगे। तो इतना समझिए कि जब ये पूंजी में जो लिक्विडिटी होता है उसको जो हम लोग त्याग कर रहे हैं, बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उससे हमको रिटर्न अगर ज़्यादा आता है रेट ऑफ इंटरेस्ट की तुलना में, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर एमईसी
से रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा तो हम क्या करेंगे, पैसा को बिजनेस में क्यों लगाएंगे, हम बैंक में रख देंगे, हम उससे कोई बॉन्ड खरीद लेंगे। हमको तो अगर बिजनेस में लगाएंगे तो हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट ही ज़्यादा है तो हम या तो बैंक में रख देंगे, या अगर हम उधार लेके कर रहे हैं तो हमको पता चला कि हमको उधार ही ज़्यादा सधारना पड़ रहा है, पैसा तो उतना आ ही नहीं रहा है बिजनेस से, तो हम क्या करेंगे, बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे, नहीं करेंगे। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, स्टॉप कर देंगे इन्वेस्टमेंट। ठीक है, देखिए जब मार्जिनल इफिशिएंसी ऑफ कैपिटल ज़्यादा रहता है रेट ऑफ इंटरेस्ट की तुलना में तो हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, और अगर मार्जिनल इफिशिएंसी कम होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट की तुलना में तो हम लोग इन्वेस्टमेंट को रोक देते हैं। और जब MEC बराबर होता है इस समय क्या होता है, इन्वेस्टमेंट में कोई इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होता है। ठीक है, कोई इंक्रीज एंड डिक्रीज नहीं होता है, इस समय क्या होता है, ये पैसिव हो जाता है। ठीक है, उदासीन रहता है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, पैसिव हो जाता है, और ये क्या हो जाता है, इंक्रीज और डिक्रीज नहीं होता है। और ये इन्वेस्टमेंट यहाँ प्रोड्यूसर क्या होता है, प्रोड्यूसर उदासीन रहता है, या इन्वेस्टर क्या रहता है, वो उदासीन रहता है, तटस्थ रहता है, जैसा स्थिति है पूर्ववर्ती स्थिति बना रहता है। ठीक है, ठीक है, देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व। इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व। ठीक है, देखिए पहले ग्राफ बना लेते हैं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। और अभी हम क्या बता रहे थे, इन्वेस्टमेंट किस पे डिपेंड करता है, MEC पर और रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। ठीक है, MEC पर पूंजी की कुशलता पर और रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। ठीक है, ये ग्राफ है, यहाँ इन्वेस्टमेंट है और यहाँ देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है। इसको हम लोग परसेंटेज में लेते हैं और इसको हम लोग लेते हैं करोड़ में। देखिए, ठीक है, यहाँ हम लोग 5, 10, 15, 20 ले रहे हैं और यहाँ लेते हैं 10, 15, 20, 25। ठीक है, देखिए जब हम लोगों का रेट ऑफ इंटरेस्ट 25% रहता है, ठीक है, जब हम लोगों का रेट ऑफ इंटरेस्ट 25% रहता है यहाँ, तो हम लोग कितना इन्वेस्ट करते हैं, 5 करोड़ करते हैं। ठीक है, जब हम लोगों का रेट ऑफ इंटरेस्ट 25% रहता है तो हम लोग कितना इन्वेस्ट करते हैं, 5 करोड़। ठीक है, यहाँ पर अब MEC भी घट के 25% हो जाता है। ठीक है, MEC भी कितना हो जाता है, 25 हो जाता है। अब मान लीजिए मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट घट जाता है, तो मेरा जब रेट ऑफ इंटरेस्ट घट जाएगा, इस स्थिति में देखिए MEC कितना है, 25 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट घट के कितना हो गया, 20 हो गया, 20% हो गया। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, फायदा हमको ज़्यादा हो रहा है, हम अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा के 10 करोड़, या प्रोड्यूसर हम मतलब अभी हम प्रोड्यूसर है या इन्वेस्टर है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, या इन्वेस्टर क्या करेगा, अपना इन्वेस्टमेंट निवेश बढ़ा करके 10 करोड़ कर देगा। ठीक है, जैसे ही ये निवेश बढ़ाएगा इसका MEC फिर घट करके आ जाएगा 20% पे, 20। ठीक है, फिर ये क्या करेगा, फिर इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर ये घट के 15% हो जाता है तो ये इसका इन्वेस्टमेंट अब कितना हो जाएगा, 15, फिर 10 होने पे 20। ठीक है, और जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट घटते जा रहा है वैसे वैसे मेरा इन्वेस्टमेंट बढ़ते जा रहा है। जैसे ही इन्वेस्टमेंट बढ़ता है MEC भी घट जाता है। ठीक है,
ठीक है, ये देखिए, और इसका ग्राफ ये बन जाएगा इन्वेस्टमेंट का कर्व। ये हो गया आई इन्वेस्टमेंट कर्व। ठीक है, देखिए ये ग्राफ, पहले मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, 25% था। मेरा कितना इन्वेस्टमेंट था, 5 करोड़ था। एमईसी मेरा 25 हो गया। फिर मेरा क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट घट के 20% आ जाता है। हम इन्वेस्टमेंट बढ़ा के 10 कर देते हैं। जैसे ही इन्वेस्टमेंट बढ़ता है मेरा एमईसी घट के 20 आ जाता है। फिर इसी तरह रेट ऑफ इंटरेस्ट घटते जा रहा है और इन्वेस्टमेंट मेरा बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो इस ग्राफ से हम लोग इसको एक ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए यहाँ क्या करेंगे हम लोग, यहाँ लिखेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल्स टू एमईसी, इस पे ले लेंगे हम लोग। ठीक है, और यहाँ क्या ले लेंगे हम लोग, इन्वेस्टमेंट ले लेंगे। ठीक है, और इसमें क्या होता है, देखिए यहाँ हम लोग ऐसे और यहाँ ये ऐसे, ये मेरा इन्वेस्टमेंट का कर्व है। ठीक है, तो इस ग्राफ से हम लोगों को क्या समझ में आ रहा है, इस ग्राफ से हम लोग को ये समझ में आ रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट में कैसा रिलेशन होता है, निगेटिव रिलेशन होता है। देयर इज negative relation between rate of interest and investment। ठीक है, इन्वेस्टमेंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट में निगेटिव रिलेशन होता है। जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होते जाता है, इन्वेस्टमेंट डिक्रीज होता है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज होने पर क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होता है। ठीक है, यानी कि देयर इज निगेटिव रिलेशन या इनवर्स रिलेशन बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। और इन्वेस्टमेंट का कर्व कैसा होता है, इन्वेस्टमेंट का जो कर्व होता है, यानी कि इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व जो होता है हम लोग का, इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व जो होता है, ये कैसा होता है, इसका शेप कैसा होता है, इसका डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ठीक है, अब एक छोटा सा टर्म है एक्स एंड सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट और एक्स पोस्ट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। इसको बता करके इस चैप्टर को आज यहाँ क्लोज करेंगे। ठीक है, तो आइए उसको बता रहे हैं। देखिए ये 2 टर्म है जिसको यहाँ बता दे रहे हैं, इसका डिफिनीशन भी लिख दिए, हो सकता है शॉर्ट में आप लोगों को पूछे। ये क्या है, एक्स एंड सेविंग, ये क्या होता है, ये है व्हाट द सेवर्स प्लान टू सेव। ठीक है, एक्स एंड सेविंग इज व्हाट द सेवर्स प्लान टू सेव। ठीक है, और यहाँ लिख लीजिएगा, छूट गया मेरा, और इंटेंड टू सेव। ठीक है, ये एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी। ठीक है, ये क्या है, प्लान टू सेव और इंटेंट टू सेव। जो हम लोग क्या करते हैं, जो इन्वेस्टर, जो सेवर्स
प्लान करता है सेव करने का। जैसे हम आज सोचे हैं कि या हम सेवर हैं तो हम सोचे हैं क्या कि हम 200 रुपया इस महीने में बचा लेंगे, ठीक है, या हम इस साल इतना रुपया बचा लेंगे, 2 लाख रुपया बचा लेंगे, 20,000 रुपया बचा लेंगे, या कुछ भी एक सम ऑफ मनी जो हम लोग सोचते हैं, जो सेवर सोचता है कि इसको हम लोग बचा लेंगे, प्लान करता है, ये प्लान टू सेव है, ठीक है। जो वो प्लान करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स एंड सेविंग। याद कीजिएगा ये प्लान है, ठीक है, ये जो हम लोग प्लान करते हैं। और दूसरा है एक्स एंड इन्वेस्टमेंट। ये क्या है, व्हाट द इन्वेस्टर्स प्लान टू इन्वेस्ट और इंटेंड टू इन्वेस्ट एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी। जो एक इन्वेस्टर प्लान करता है इन्वेस्ट करने का कि इस साल हम लोग बिजनेस में या प्रोडक्शन में इतना रुपया इन्वेस्ट कर लेंगे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये क्या है, ये सिर्फ एक प्लान है कि हम इतना इतना या एक निश्चित सम ऑफ मनी को बचाएंगे या उसको हम लोग इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। तो ये एक्स एंड सेविंग और एक्स एंड इन्वेस्टमेंट क्या है, ये हमेशा इक्वल, मे और मे नॉट बी इक्वल, ये दोनों क्या होता है, मे और मे नॉट बी इक्वल। यहाँ लिख दे रहे हैं मे और मे नॉट बी इक्वल। जरूरी नहीं है कि ये बराबर ही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कौन, एक्स एंड सेविंग और एक्स एंड इन्वेस्टमेंट। अब क्या है एक्स पोस्ट सेविंग, इसका एक आइडेंटिकल डिफिनीशन है, देखिए यहाँ दिया है, द एक्सेस ऑफ इनकम फ्लो ओवर कंजप्शन फ्लो इन इकोनॉमी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर। या ये वो वास्तविक इकाई है जिसको सचमुच का हम लोग सेव करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। एक्स पोस्ट सेविंग एंड एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट क्या है, ये एक वास्तविक राशि है जिसको हम लोग या तो बचत करते हैं या निवेश करते हैं। लिख दिए हैं द एक्सेस ऑफ इनकम फ्लो ओवर कंजप्शन फ्लो इन इकोनॉमी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर, ठीक है। ये जो है ये हमेशा एक्स पोस्ट सेविंग एंड एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट जो होता है इसमें एक अकाउंटिंग आइडेंटिटी पाई जाती है, इसलिए ये हमेशा क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। इसमें एक अकाउंटिंग आइडेंटिटी पाई जाती है, इसीलिए ये क्या होता है, ये हमेशा बराबर होता है। तो चलिए आज का ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है, इसके साथ ही आज का ये चैप्टर भी यहाँ क्लोज होता है। ये एग्रीगेट डिमांड का चैप्टर था, इसमें बहुत सारा वीडियो गया, देखिए बहुत काफ़ी बड़ा चैप्टर था क्योंकि इसमें बहुत छोटा छोटा रिलेटेड टर्म्स था। हर एक टर्म्स को बताना समझाने में काफ़ी समय लगता है, इसलिए इसको तोड़ तोड़ के छोटा छोटा करके बताया है ताकि आप लोगों को रिवीजन करने में भी आसानी हो। तो ठीक है, मेरी वीडियो को फॉलो करते रहिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। Forget what they doing, keep on moving.